ये सदमा वो सह नहीं पाया और उसी पल उसने खुद को भी गोली मार ली। अगली सुबह उन्हें दफनाने के बाद जोएल और एली वायोमिंग के सफर पर निकल पड़े। 3 महीने बाद जब वो वायोमिंग में दाखिल हुए तभी एक घुड़सवारों के गिरोह ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास एक कुत्ता था जो सूंघ कर इन्फेक्टेड को पहचान सकता था। वे उसे इन पर छोड़ दिए। जोएल घबराने लगा कि अगर एली पकड़ी गई तो वो उसे मार देंगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। एली भी बच गई। तभी उनमें से एक ने पूछा, वैसे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? जोएल गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बस अपने भाई टॉमी को ढूंढने आया हूँ। तभी घुड़सवारों की लीडर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जोएल ने जैसे ही अपना नाम बताया वो उन्हें तुरंत अपने शहर ले गए। वहां टॉमी को देखकर जोएल भावुक हो गया, और हो भी क्यों ना, आखिर दोनों भाई लंबे अरसे बाद मिल रहे थे। मारिया टॉमी की पत्नी थी और उनके इस शहर में हर फैसिलिटी थी। शहर को सेफ रखने के लिए चारों तरफ से लकड़ियों से बनी ऊंची दीवारें बनाई गई थी जिस पर एनी टाइम गार्ड पहरेदारी करते थे, और अगर कोई इन्फेक्टेड दिखा तो आधे किलोमीटर से ही शूट कर देते थे। कुल मिलाकर यह शहर बिल्कुल सेफ था। बात जब लजीज खाने की हुई तो दोनों भूखड़ों की तरह टूट पड़े। टॉमी अपने भाई की काफी इज्जत करता था। जोएल को क्या चाहिए उसे पहले से ही पता होता था। उसके यहाँ आने से वो वाकई बहुत खुश था, मगर एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिर उसके साथ वो लड़की कौन थी? जोएल ने फिर पूरी कहानी बयां की और आखिर में ये भी कहा कि अगर टॉमी उनसे संपर्क बनाए रखता तो आज टेस जिंदा होती। टेस का सुनकर टॉमी को काफी दुख हुआ। खैर, टॉमी की अपनी ही मजबूरी थी। फायरफ्लाई छोड़ने के बाद वो मरिया से मिला था। उसके लोग इस जगह को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। यहाँ रेडियो का इस्तेमाल सख्त वर्जित था। टॉमी उनकी नियमों पर चलने की शर्त कबूल कर मारिया के साथ घर बसा लिया। तभी जोएल ने कहा कि तुम्हें कम से कम इतना बता देना चाहिए था कि तुम ठीक हो और आगे से बात नहीं हो पाएगी। खैर, जोएल को टेस की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। एली को फायरफ्लाई के बेस तक पहुंचाना था, लेकिन इन दिनों उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे अपने दिल की धड़कन धीमी महसूस होने लगी थी। शायद यहाँ के ठंडे मौसम का असर था। जोएल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने टॉमी से एली को ले जाने की रिक्वेस्ट की। फायरफ्लाई का बेस यहाँ से पश्चिम की तरफ 5 दिन की दूरी पर था, मगर रास्ता खतरनाक था, जहाँ इन्फेक्टेड के साथ साथ लुटेरों का भी खतरा था। जोएल के काफी कहने के बाद आखिरकार टॉमी मान गया, लेकिन एली को जोएल के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो खुद को सिर्फ जोएल के साथ ही सुरक्षित महसूस करती थी। अंत में जोएल को ही उसे लेकर जाना पड़ा। उनके जाने से पहले टॉमी ने कहा, तुम दोनों के लिए इस शहर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जोएल के साथ रह रहकर एली भी पक्की निशानेबाज बन चुकी थी, जो आगे चलकर उसके काफी काम आने वाला था। 5 दिन का सफर हंसी ठिठोली करते हुए कब निकल गया पता ही नहीं चला, और वे फायरफ्लाई के बेस तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ के सारे लोग इस बेस को छोड़कर जा चुके थे। मैप पर जोर डालने पर पता चला कि वो साल्ट लेक सिटी शिफ्ट हुए होंगे। तभी नीचे कुछ लोग दिखे जिनसे छुपकर जोएल और एली घोड़ों तक पहुंचे। इतने में एक ने जोएल पर हमला कर दिया। जोएल ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसे भी गंभीर चोट लग चुकी थी। किसी तरह वे घोड़े पर सवार हुए और जान बचाकर वहां से भाग निकले। अब वे उनकी पहुंच से दूर निकल आए थे। तभी जोएल की हालत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। एली घबरा गई और रोने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब जाना कहाँ है। दुनिया जालिम थी और लोग फरेबी। ऐसे में अकेले उसका क्या होगा? वो तुरंत आसपास के घरों में दवा ढूंढने गई, जहां उसे सुई और धागा मिला, जिससे उसने जोएल के जख्म को सिल दिया। जोएल को अपना अंत नजर आने लगा था, इसलिए उसने एली से कहा कि तुम वापस मेरे भाई के पास लौट जाओ। लेकिन एली उसे इस हालत में छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। 2-3 दिन तक जोएल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनका खाना भी खत्म हो गया। आखिरकार एली शिकार पर निकली और उसने एक बड़े हिरण का शिकार किया, लेकिन गोली लगने के बावजूद हिरण भाग निकला। एली उसका पीछा करती रही। उधर वह हिरण 2 शिकारियों के हाथ लग चुका था। तभी एली दबे पांव आकर उन दोनों पर बंदूक तान देती है। उन दोनों शिकारियों में से एक का नाम था डेविड और दूसरे का मार्टिन। उनका यहाँ एक बड़ा समूह था जो काफी समय से भूखा था। वे थोड़े से हिरण के बदले जरूरत के सामान देने को तैयार थे। एली दवाइयों के बदले आधा हिरण का हिस्सा देने के लिए मान गई, लेकिन शर्त यह था कि उनको दवा यहीं पर लाकर देनी होगी। कुछ देर बाद जैसे ही दवा मिला, उसे लेकर वो तुरंत वहां से भाग निकली। उसके जाने के बाद मार्टिन डेविड से कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया? इसी के साथी ने एलेक्स को मारा था। डेविड कहता है कि हम एलेक्स का बदला जरूर लेंगे, और आज रात उनका पूरा समूह मजे से हिरण के मीट का दावत उड़ाता है। इधर एली जोएल को टाइम टू टाइम दवा लगाती है और उम्मीद करती है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। जोएल उसका पिता तो नहीं था,
लेकिन उसके लिए पिता से भी बढ़कर था। एली सुबह जब घर से बाहर निकली तो डेविड अपने कुछ साथियों के साथ इसी तरफ आते दिखा। वे आपस में बात कर रहे थे कि लड़की को जिंदा पकड़ना है। एली तुरंत भागकर जोल को जगाई और कहा कि कुछ लोग तुम्हें मारने आ रही हैं। मैं उनका ध्यान भटकाकर दूर ले जाऊंगी। अगर फिर भी कोई तुम्हारे पास आए तो तुम उनको मार डालना। फिर एली घोड़े पर सवार होकर उन पर गोलियां चलाते हुए भाग निकली। वे उसका पीछा किए और उनमें से एक ने एली के घोड़े को शूट कर दिया। एली पकड़ी गई। वहां कुल 5-6 लोग थे, जिनमें से 2 घोड़े को घसीटने में लग गए। डेविड एली को उठाकर ले गया और बाकी बचे लोग जोएल की तलाश में जुट गए। लेकिन जोएल पहले से ही सतर्क था। उसने मौका मिलते ही एक को मार गिराया, फिर उसको चारे की तरह इस्तेमाल कर एक और को फंसा लिया और उनसे जबरन उनका ठिकाना उगलवा लिया, जहां एली को कैद करके रखा गया था। इधर एली इस जेल से भागने के जुगाड़ में लगी थी। तभी उसकी नजर एक कटे हुए कान पर पड़ी, जिसे देखकर उसका कलेजा दहल उठा। दरअसल डेविड इस भूखमरी के द्वार में कुछ भी जाया नहीं करता था। हालांकि उसके समूह के बाकी लोगों को इस सच्चाई का पता नहीं था। केवल डेविड और उसके कुछ खास लोग ही ये राज जानते थे। शायद डेविड एली के साथ भी वही सब करने वाला था। इसलिए मौका मिलते ही एली ने डेविड की उंगली तोड़ दी और चाबी पर झपट पड़ी, लेकिन डेविड ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। अगले ही पल वे उसे खत्म करने के लिए ले जाने लगे। तभी एली ने डेविड को काट लिया, फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं संक्रमित हूं और अब तुम भी हो। डेविड उसके हाथों का निशान देख हक्का बक्का रह गया। तब तक एली मौका पाकर भाग निकली। दूसरी तरफ जोएल भी इनके ठिकाने तक पहुंच चुका था और जल्द ही एली के पास पहुंचने वाला था। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार एली डेविड के हाथ लग गई। हालांकि फिर भी एली ने इस पाखंडी को खत्म कर दिया और इस प्रकार जोएल और एली इस मुश्किल से भी निकल गए। यहाँ से कहानी 14 साल पीछे जाती है और हम एक प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं जिसे काटा गया था। इससे पहले कि इन्फेक्शन फैले, उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम रखा एली। वो उसे अपना दूध तक नहीं पिला सकती थी। अब सब कुछ एली की माँ की फ्रेंड मर्लिन के ऊपर था। एली की माँ ने मर्लिन से झूठ बोला कि इन्फेक्शन से पहले ही एली जन्म ले चुकी थी, जिसके बाद मर्लिन एली को बचाकर बॉस्टन ले गई, जहां पर फ्रेडरा के स्कूल में उसके आगे की पढ़ाई वगैरह हुई। वर्तमान में अब वे सॉल्ट लेक सिटी पहुंच चुके थे। एली उदास थी क्योंकि अब वे बिछड़ने वाले थे। तभी अचानक उन पर हमला हुआ और कुछ लोग उन्हें बंदी बना लिए। दरअसल वे फायरफ्लाई थे। मर्लिन भी वहीं मौजूद थी। उसने जोएल को बताया कि एली को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। जोएल समझ नहीं पा रहा था आखिर उसकी सर्जरी क्यों हो रही है। तब मर्लिन ने खुलासा किया, एली के दिमाग में कुछ खास है जिसकी डॉक्टरों को जरूरत है। उन्हें पूरा यकीन था कि इससे दवा तैयार की जा सकती है जो बाद में सबको फ्री में दी जाएगी। लेकिन जब जोएल को पता चला कि इसके लिए एली का दिमाग खोलना पड़ेगा, तो उसने अपना मन बदल लिया और मर्लिन से साफ कह दिया, इस सर्जरी के लिए किसी और इम्यून को ढूंढो। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और बंदूक की नोक पर जोएल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2 सिपाही उसे बाहर तक छोड़ने ले गए। तभी जोएल ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें खत्म कर दिया। फिर जो भी फायरफ्लाई उसके रास्ते में आए, वो उन्हें मारते हुए ऑपरेशन रूम तक पहुंच गया। तब तक वे एली को बेहोश कर चुके थे। वहां एक डॉक्टर ने चाकू लेकर जोएल को रोकने की कोशिश की, इसलिए जोएल ने उसे भी मार दिया। फिर मर्लिन रुकावट बनी तो जोएल ने उसे भी नहीं बख्शा और ये कहते हुए उसे गोली मार दिया कि तुम जिंदा रही तो फिर एली के पीछे आओगी। कुछ घंटे बाद जब एली होशो हवास में लौटी तो हैरान रह गई, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स के साथ थी। उसने तुरंत जोएल से इसके पीछे की वजह पूछा। जोएल कहता है कि वहां पर पहले से बहुत सारे इम्यून बच्चे थे, फिर भी डॉक्टर्स ज्यादा कुछ नहीं कर सके और फिर रेडर्स ने अचानक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे वे काफी मुश्किल से निकल सके। 3 दिन बाद हम एक आर्मी स्क्वाड को देखते हैं जो सॉल्ट लेक सिटी में शहीद हुए फायरफ्लाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस आर्मी स्क्वाड की लीडर एबी के किसी बहुत करीबी की भी जान गई थी। वो बदले की आग में जल रही थी और उसने अपने दोस्तों से कहा, हम जोएल को मारेंगे और जरूर मारेंगे। उसे इस कदर तड़पाएंगे कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी डर से कांप उठेंगी। हालांकि उनके लिए जोएल को ढूंढना नाक से छना चबाने के बराबर था। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए, लेकिन जोएल का कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि वो तो उसी समय अपने भाई टॉमी के पास लौट आया था। इन बीते 5 सालों में इस शहर की सूरत काफी बदल गई थी और आबादी भी बेकाबू होने लगी थी। यहाँ रिफ्यूजियों को भी पनाह दी जाने लगी थी, जिसकी वजह से तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था और इसकी पूरी जिम्मेदारी जोएल को दी गई थी। वे किसी बड़े खतरे को पहले भांपने के लिए प्रत्येक दिन कई स्क्वाड को पेट्रोलिंग के लिए शहर से बाहर भेजा करते थे। एली और उसकी बेस्ट फ्रेंड डीना को इसमें खूब मजा आता था। जब देखो
वो खतरा मोल लेते रहते थे। इसी तरह एक दिन उनका सामना एक ऐसे इन्फेक्टेड से हुआ जो सोचने समझने की क्षमता रखता था। उसने एली को चौंका दिया और मौका मिलते ही उसे काट लिया। किसी तरह एली ने उसे मार गिराया और डीना के आने से पहले अपने घाव को छिपा लिया। अब यह साफ हो गया था कि ज़ॉम्बीज की सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही थी, जो कि एक बड़े खतरे का संकेत था। खैर, अब से 4 घंटे बाद साल 2029 का आगमन होने वाला था। देर रात एली और डीना मिले और जमकर मस्ती की। तभी डीना एली के काफी करीब आ गई और ये बात एक आदमी को नागवार गुजरी। उसने दोनों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो जोएल ने उसकी बोलती बंद कर दी। लेकिन यह बात एली को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। अब वह 19 साल की हो चुकी थी और जोएल के ओवर प्रोटेक्टिव रवैये से अक्सर चिढ़ जाती थी। तो वही दूसरी तरफ 5 सालों के गहन खोज के बाद आखिरकार एबी ने जोएल का ठिकाना ढूंढ निकाला था। रात को उन्हें लगा कि वो किसी छोटी सी जगह पर तंबू बंबू लगाकर रह रहा होगा, मगर असलियत जानकर उनकी हवा निकल गई। इस विशाल शहर के 4 प्रवेश द्वार थे जिन पर हमेशा गार्ड तैनात रहते थे। उनकी अपनी पूरी आर्मी थी। ऐसे में शहर में दाखिल होना लगभग नामुमकिन था। एबी कहती है कि हम उनके एक पेट्रोल टीम को कब्जे में लेंगे, फिर उनसे जोएल मिलर की जानकारी हासिल करेंगे। मगर एबी के दोस्त इसके लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि वो किसी बेगुनाह को नहीं मारने वाले थे। यही डील हुई थी उनके बीच। एबी कहती है, हम उन्हें नहीं मारेंगे, सिर्फ डराएंगे। इसके बाद वो इस जगह की जानकारी लेने निकल पड़ी। उधर एली काफी लेट तक सोती रह गई थी, इसलिए जोएल डीना को साथ लेकर पेट्रोलिंग पर जा चुका था। एली की जिम्मेदारी अब जेसी के ऊपर था। आज तूफान आने के आसार नजर आ रहे थे और ठंड भी काफी हद तक बढ़ गई थी। काफी समय तक निगरानी रखने के बाद जब एबी से ठंड बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वापस अपने ठिकाने पर लौटने लगी। तभी उसे घोड़े पर सवार 2 लोग दिखे जो शायद पेट्रोलिंग पर निकले थे। एबी उनका पीछा करने के चक्कर में बर्फ के पहाड़ से नीचे सरक गई और जाकर एक ऐसी जगह रुकी जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं और उसी लाशों के ढेर में बर्फ के नीचे हजारों ज़ॉम्बीज दबे थे। हलचल मिलते ही वो एबी को दौड़ा ली। वो जितना तेज हो सकता था भागी और जाकर एक घर के अंदर छिप गई। लेकिन ज़ॉम्बीज ने फिर से उसे ढूंढ निकाला और वे उसे खत्म करने ही वाले थे। तभी एन वक्त पर जोएल उसे बचा ले जाता है। वो डीना के साथ इस खराब मौसम में यहीं पर आसरा लिया था। तभी डीना नीचे से जोएल को आवाज लगाती है, जिससे एबी को पता चल गया कि अभी जिसने उसकी जान बचाई वही जोएल है। हालांकि वो उसे खत्म नहीं कर सकी क्योंकि उसका पिस्टल भागते समय गिर चुका था। समय रहते हुए यहां से घोड़े पर सवार होकर भाग निकले। दूसरी तरफ शहर में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को जीता जागता फंगल दिखा। अगले पल वहां हाहाकार मच गई, क्योंकि इस कोर्डिसेप्स पर मात्र पैर रखने भर से उससे जुड़े इन्फेक्टेड जाग सकते थे। पर इस वर्कर ने तो उनकी जड़ें हिलाकर मौत को दावत दे दी थी। इमरजेंसी के वक्त बच्चों बूढ़ों को तुरंत बंकर में छिपने की सलाहियत दी गई। फिर टॉमी ने तुरंत जोएल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उसे संपर्क नहीं हो सका। वे जेसी से संपर्क किए और बताएं कि जोएल रेडियो का जवाब नहीं दे रहा, शायद वो किसी मुसीबत में है। इतना जानते ही एली और जेसी उन्हें ढूंढने 2 दिशाओं में निकल पड़े। वे आखिर में घूमकर एक जगह मिलने वाले थे। इधर जोएल की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थीं। हजारों इन्फेक्टेड उनके पीछे पड़ चुके थे। दूसरी तरफ शहर पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने धावा बोल दिया था। टॉमी और उसके सोल्जर्स ऊपर से पेट्रोल के ड्रम फेंकना शुरू कर दिए और गोली मारकर उनमें आग लगा दी गई। काफी सारे उनकी चपेट में आकर मारे गए और बाकियों को गोलियों से भूना जाने लगा। हालांकि उनकी तादाद घटने के बजाय और बढ़ती चली जा रही थी। इधर जोएल से शहर अभी भी कोसों दूर था और एबी का ठिकाना काफी नजदीक। वे वहां तक पहुंचने से पहले ही ठंड में जमकर मर सकते थे। एबी कहती है, हमारे पास गर्म कंबल और हथियार हैं। वे कंबल और हथियार लेने के लिए एबी के ठिकाने पर जाने का फैसला करते हैं। तभी उधर उन ज़ॉम्बीज के बीच एक ब्लोटर दिखाई देता है। इस सीरीज में 5 प्रकार के ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे विशाल और ताकतवर ब्लोटर होते हैं। उन पर गोलियों का भी ज्यादा असर नहीं होता। देखते ही देखते इस ब्लोटर ने दीवार तोड़ डाली और सारे इन्फेक्टेड शहर में प्रवेश कर गए। इस स्थिति के लिए भी उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। सारे बच्चे और बुजुर्ग बंकर में सुरक्षित थे और केवल वही बाहर थे जो हथियार चला सकते थे। शहर के हर एक घर पर सोल्जर्स की भरमार थी और वे लगातार इन्फेक्टेड पर गोलियां दाग रहे थे। तभी टॉमी का सामना इसी ब्लोटर से हुआ। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार टॉमी ने इस ब्लोटर को जलाकर खत्म कर दिया। मरिया ने अपने खूंखार कुत्तों को इन्फेक्टेड पर छोड़ दिया, जो त्रुप का इक्का साबित हुए।
इधर एबी जोल और डीना को झांसे में फंसाकर अपने ठिकाने पर ले गई। जोल शहर को जलता देख अपने आपे में नहीं था। वो उन लोगों से कहता है कि कंबल, गोला बारूद वगैरह जो कुछ भी है जल्दी ले लो, हम 3 मिनट में निकलेंगे। तभी एबी अपने दोस्तों का उससे परिचय कराती है और आखिर में बताती है कि उस बूढ़े शख्स का नाम जोएल है। इतना सुनते ही एबी के एक दोस्त ने डीना पर तुरंत गन पॉइंट कर लिया। फिर उन्होंने डीना को बेहोश कर दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ जोएल से बदला लेना था। इसके बाद एबी ने जोएल से उसके सारे हथियार ले लिए और शॉटगन से उसका घुटना तोड़ दिया। दर्द के मारे जोएल बुरी तरह बिलबिला उठा। जोएल को लगा कि वे सब फायरफ्लाई हैं। तब एबी कहती है, फायरफ्लाई तो उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तुमने 18 फायरफ्लाई के जवान और एक डॉक्टर को मारा था। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि एबी के पिता थे। इतना बताकर वो गोल्फ स्टिक से जोएल को पीटना शुरू की और पीटते पीटते गोल्फ स्टिक तक टूट गया। उससे भी मन नहीं भरा तो उसने जोएल को पंच मारना शुरू कर दिया। ये देख उसके दोस्तों के रूह कांप उठे। इधर एली को लाज के गेट पर जोएल और डीना का घोड़ा दिखा तो वह फौरन अंदर गई। ऊपर से पिटने और कराहने की आवाज सुनकर वह दबे पांव ऊपर चढ़ी। जोएल की हालत देखकर एली ने अभी पर गोली चला दी, लेकिन एबी के एक साथी ने उसे बचा लिया और एली को भी पकड़ लिया। यहाँ एली रोते हुए जोएल को उठने के लिए जोर डालती है। उठो जल्दी। उसके काफी रोने बिलखने के बाद जोएल होश में आता है और उठने का प्रयास भी करता है। तभी एबी ने गोल्फ स्टिक उसकी गर्दन में घोंपकर उसे मार डाला। इधर गुस्से में चूर एली उनसे कहती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सब होने के कुछ देर बाद जैसी वहां पहुंचा और फिर वे जोएल की बॉडी